नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 56वां दिन। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं चमोली ज़िले के बारे में। कल के वीडियो में भाग 1 में हमने जाना चमोली ज़िले के सीमा से सटे राज्य, स्थापना, क्षेत्रफल, विभिन्न बिंदुओं पर बात करी। आज के भाग में भी हम बहुत दिलचस्प बिंदु पर बात करेंगे, जिसमें परीक्षा से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जो चमोली है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो हमारा इस राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ये तो मैंने कल आपको बताया है। इसी के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी यह जिला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धार्मिक चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है प्रमुख दर्शनीय स्थल या प्रमुख स्थल जो चमोली ज़िले में स्थित हैं। क्योंकि जो प्रमुख स्थल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सभी के सभी परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको सारे प्रमुख स्थल चमोली ज़िले के कराना बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचबद्री की। सर्वप्रथम बात करी मैंने पंचबद्री की। अब पंचबद्री में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा बद्री किस ज़िले में स्थित है, कौन सा बद्री किस ज़िले में स्थित है, क्योंकि जो पांचों के पांच बद्री हैं वो हमारे चमोली ज़िले में आते हैं। तो पंचबद्री आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उन 5 बद्रियों के नाम याद रखो और वो किस ज़िले में आप पूछता है तो वो सभी क्या है, चमोली ज़िले में ही स्थित है। अब पंचबद्री जो है वो सभी चमोली ज़िले में स्थित है, तो आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद नहीं करना है कि कौन सा बद्री किस ज़िले में स्थित है, बस आपको पता होने चाहिए पंचबद्री कौन कौन से हैं। तो पंचबद्री हैं हमारे बद्रीनाथ सर्वप्रथम, उसके बाद हमारा आता है योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। तीसरा आता है हमारा भविष्य बद्री, चौथा आता है हमारा बृहद बद्री और अंतिम हमारा आता है आदि बद्री। यह पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए इसे प्लीज़ आप सभी याद करें। नक्शे में कहाँ है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करी जाएगी। ये है चमोली ज़िले का नक्शा, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं जूम करके दिखाना चाहूँगी आपको। ये रहा हमारा बद्रीनाथ धाम। पंचबद्री में से सबसे पहले आता है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बद्रीनाथ के बारे में एक एक पॉइंट आप याद रखिए, पढ़िए, इसको मत छोड़िए, क्योंकि ये चारों धामों में से जो हमारे उत्तराखंड राज्य के 4 धाम हैं उनमें सबसे बड़ा धाम है। पंचबद्री में से सबसे बड़ा बद्री यही है और ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये जो आपको ग्रे शेड में दिख रहा है ये तो है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। बद्रीनाथ जो है हमारा, सबसे पहले तो ये नोट करिए, ये बना है शंकुधारी शैली में। शंकुधारी शैली में बना है हमारा बद्रीनाथ। और यहाँ पे जो इसके पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के पुजारी हैं, जिनको रावल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, रावल कहा जाता है। तीसरा जो मेन बिंदु है वो है नर, यानी कि अर्जुन, और नारायण यानी कि विष्णु। इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है हमारा बद्रीनाथ। परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त भी इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, वो अभी मैं आपको डायरेक्ट नोट से पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ये सब लिख पाना थोड़ा मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाएगा।
आपको बद्रीनाथ के बारे में मैं अभी सब कुछ नोट से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पंच बद्रियों की क्या स्थिति है, कहाँ पर वो है, नक्शे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो हमारे ये मिल गया हमें बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पांडुकेश्वर, ये दिख रहा है आपको गोविंद घाट। पांडुकेश्वर के पास ही हमारा आता है दूसरा योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री दूसरा, पंच बद्री में से द्वितीय स्थान पर ये हो गया। ठीक हो गया। अब हम तीसरे पंच बद्री की बात करेंगे तो दूनागिरी, ये दिख रहा है आपको दूनागिरी नक्शे में, जूम करके दिखा देते हैं। ये दिख रहा है दूनागिरी। दूनागिरी के कुछ ऊपर ही है हमारा भविष्य बद्री। ये रहा भविष्य बद्री। अब ये है हमारा जोशीमठ, ये है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के थोड़ा इधर पर ही हमारा आता है वृहद बद्री। तो ये रहा विष्णु प्रयाग, ये रहा जोशीमठ, इसी के पास है हमारा वृहद बद्री। ये हमारा चौथे नंबर का बद्री हो गया। तीसरा तो हमारा भविष्य बद्री हुआ। तो ये हो गया हमारे 4 बद्री। अब जो हमारा आखिरी बद्री है वो है ये रहा, देखिए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के नीचे आपको मिलेगा ये 5वां आदि बद्री। आदि बद्री ठीक हो गया। तो पंच बद्री अगर नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखने को आएगा तो सबसे पहले बद्रीनाथ, दूसरा योग ध्यान, उससे नीचे, उससे थोड़ा नीचे इस तरफ आपको मिलेगा दूनागिरी के ऊपर भविष्य बद्री, विष्णु प्रयाग जोशीमठ के ऊपर आपको मिलेगा वृहद बद्री, और कर्ण प्रयाग से नीचे आपको मिलेगा आदि बद्री। मैं उम्मीद करती हूँ नक्शे में आपको स्थिति जो है, कहाँ पर ये चीज़ें लोकेट हैं, ये थोड़ा क्लियर हो पा रहा होगा। ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, और ये हमारा आदि बद्री। अब हम बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया बद्रीनाथ के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है। कुछ मेन पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे लिखा दिए, लेकिन सब कुछ यहाँ पे लिखा पाना थोड़ा मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले आज हमने बात करी पंचबद्री पे। 5 बद्री विष्णु भगवान, बद्री विष्णु भगवान को ही कहा जाता है, वो चमोली ज़िले में स्थित है। सबसे पहले बद्रीनाथ, इसके बारे में एक एक पॉइंट आप कॉपी में लिखिए। पंच बद्री, 5 बद्री विष्णु भगवान चमोली ज़िले में ही स्थित है। जो बद्री है वो भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि चमोली ज़िले में ही स्थित है। सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बारे में एक एक बिंदु आप लिखें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ इसको पढ़ें। ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसीलिए मैं चमोली ज़िले के प्रमुख स्थल कोई भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बद्रीनाथ के बारे में बात करेंगे तो महाभारत पुराणों में इसे मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, विशाला, बद्रिकाश्रम, नर नारायण आश्रम कहा गया है। ये सभी उपनाम है बद्रीनाथ के, जो महाभारत या पुराणों में इन्हें कहा जाता था। दूसरा मैंने पॉइंट आपको अभी ये तो बताया कि नर यानी कि अर्जुन एवं नारायण यानी कि विष्णु भगवान नामक 2 पर्वत श्रेणियों के पार्श्व में स्थित है हमारा बद्रीनाथ धाम। तो क्या चीज़ पता चल गई आपको? नर नारायण पर्वत के बीच में कौन सा धाम या कौन सा बद्री स्थित है? तो वो है बद्रीनाथ। नर किसको कहा जाता है पूछा जाएगा तो अर्जुन। नारायण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द? तो वो है भगवान विष्णु। मंदिर जो है वो प्रतिवर्ष अप्रैल मई के महीने में खुलता है, और ये जो शरद ऋतु है जाड़ों में, यह नवंबर के तृतीय सप्ताह के लगभग ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती है, बर्फबारी होती है, इसीलिए ठंड में शरद ऋतु में इसके कपाट बंद हो जाते हैं।
किस शैली में बनाता है जो मंदिर है, चाहे कोई भी मंदिर हो या कोई भी बड़े धाम हो, किस शैली में है, किसने बनाए हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये दोनों बिंदु पता होने चाहिए, चाहे आप कोई बड़ा धाम पढ़ रहे हो या आप किसी भी ज़िले का कोई सा भी मंदिर पढ़ रहे हो, उसके इतिहास पे ज़रूर जाएं। तो बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है। अब आपको जब मैंने रुद्रप्रयाग पढ़ाया था तब बताया था केदारनाथ, तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बने हैं, वो कत्यूरी शैली में बने हुए हैं। ये बात याद रखेंगे। और बद्रीनाथ शंकुधारी शैली में बना हुआ है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है पुजारी दक्षिण भारत के हैं, उनको रावल कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए रावल कहा जाता है किनको, बद्रीनाथ के पुजारियों को जो दक्षिण भारत से आए हैं। इसका निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसका जो पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। तो जो मंदिर है इसका निर्माण संभवतः ऐसा माना गया है कि जो गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ, परंतु इसका जो पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय है वो कत्यूरी राजवंश को जाता है। तो प्रारंभ किसने किया था, अजयपाल ने किया था। पूरा बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। अब जो बद्रीनाथ मंदिर है ये 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। अगर पूछा जाए बद्रीनाथ के 3 भाग कौन कौन से हैं मंदिर के, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह, ये आपको पता होने चाहिए। मुख्य प्रतिमा की बात करी जाएगी तो भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा में है ये मूर्ति जो बद्रीनाथ में है, और वह काले रंग की है और वह बीच से खंडित है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा में है, काले रंग की है और वो खंडित मूर्ति है। यहाँ 5 प्रसिद्ध कुंड भी हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो ये अगर परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि नारद कुंड कहाँ है, मानुषी कुंड कहाँ है, सत्यपथ कुंड कहाँ है, त्रिकोण कुंड कहाँ है, तप्त कुंड कहाँ है, तो यह आपको वैसे भी क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये तो सब चमोली ज़िले में स्थित है। और किसके पास है, तो ये बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। इसके बाद देखेंगे बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो दर्शनीय शिलाएं हैं वो है गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नृसिंह शिला, 12 शिला। अब प्रमुख गुफाएं पूछ लेगा तो प्रमुख गुफाएं भी इम्पोर्टेंट है, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा एवं राम गुफा। ठीक है। और बद्रीनाथ से आगे माणा गांव के निकट है हमारा मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा एवं व्यास गुफा। इसमें मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा बहुत बार यूके SSS पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है माणा गांव के निकट है मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा या व्यास गुफा। व्यास गुफा किस जिले में पूछा जाएगा, तो चमोली ज़िले में। तो आप इनको रिलेट करके सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाएं, तो आपको परीक्षा में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ 5 धाराओं में स्नान एवं आचमन का भी महत्व है। ये 5 धाराएं हैं, कूर्म धारा, प्रहाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा। अब ये उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन परीक्षा में कल के दिन क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप पेपर बनाने वाले हैं वो भी शायद नए फॉर्मेट के क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो ये परीक्षा में अब पूछे जाएं, इसलिए आप इसको भी नोट्स में लिख लीजिए। तो पंचबद्री में से पहले हमने बद्रीनाथ के बारे में पढ़ा और ये सब हमने बद्रीनाथ के ही बिंदुओं पे बात करी। इसके बाद सबके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। मेन हमारा बद्रीनाथ हो गया। दूसरा है आदि बद्री। आदि बद्री में क्या है, 16 छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। भगवान विष्णु ही आदि बद्री है। मैंने आपको कहा है बद्री भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, तो
वो यही बिंदु यहाँ पे बोल रहा है कि विष्णु भगवान ही आदि बद्री हैं और यहाँ 16 छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कहाँ? आदि बद्री में। अगला बिंदु हमारा है भविष्य बद्री। सुबेन नामक स्थान पर स्थित है यह। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है। अब भविष्य बद्री से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भविष्य बद्री नाम ही क्यों। अब ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे तब यहाँ मूर्ति पूर्ण हो जाएगी और ये ही बद्री विशाल के रूप में पूज्य होंगे। समझ में आया? ऐसा कहा जाता है जो यहाँ पर है, जब घोर कलयुग आएगा हमारी धरती पर तो आने से जो बद्री विशाल है वो तो क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे और ये जो आधी आकृति है ये क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी और यही बद्री विशाल के रूप में फिर पूज्य होंगे, इसलिए इसको भविष्य बद्री कहा गया है। चौथे नंबर पर आता है हमारा वृहद बद्री। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई और यह प्रतिमा वृद्ध या पहली बद्री भी कहलाती है। ठीक है, बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई वृहद बद्री में और यह प्रतिमा ही इसको वृहद बद्री या पहली बद्री इसीलिए कहा जाता है। अगला हमारा है अंतिम जो बद्री है वो है योग ध्यान बद्री। पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर वो पांडव शिला है। शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को कहाँ लाया जाता है? वो योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। आपको नक्शे में मैंने बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, तो आपको नक्शे में बताया ही है। आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृहद बद्री, योग ध्यान बद्री और बद्रीनाथ। अब इसके बाद मैं बात करूँगी पंच केदारों में। हमने चमोली से पहले रुद्रप्रयाग जिला पढ़ा था, वहाँ पे मैंने पंच केदारों के बारे में बात करी थी आपसे कि पंच केदारों में से जो 3 केदार हैं, तुंगनाथ, मद्महेश्वर और केदारनाथ, ये केदार आपके रुद्रप्रयाग में आते हैं। वहीं चमोली जनपद में बाकी के 2 केदार स्थित हैं। तो आपको केदार कहाँ कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा तो 2 ही जिलों में है, रुद्रप्रयाग में और चमोली में। हाँ, रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं, दोबारा नाम याद कर लो, तुंगनाथ, मद्महेश्वर और केदारनाथ। अब ये रहा चमोली। चमोली जिले में कौन कौन से केदार बचे? 3 तो हो गए तो 2 ही बचे। वो 2 अगर मैं आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको रुद्रनाथ, ये दिखा आपको रुद्रनाथ। एक पंच केदार तो यही हो गया। दूसरा इसी के पास ये रहा कल्पेश्वर, नक्शे में आपको दिख रहा होगा रुद्रप्रयाग के कितना नज़दीक है ये रहा कल्पेश्वर। तो ये 2 क्या हैं? हमारे केदार हैं, 2 केदार। अब एक केदार से रिलेटेड एक पॉइंट मेरा छूट गया था आपको पढ़ाना कि जो कल्पेश्वर मंदिर है, कल्पेश्वर पंच केदारों में से कल्पेश्वर की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो देख रेख ये सब है, ये काम आता है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अंदर। ठीक है, ये बद्रीनाथ मंदिर के पास है, बद्रीनाथ समिति के अंदर यह काम आता है। इसके अतिरिक्त जो 4 केदार हैं ये सब केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, वो ही इसका सब देख रेख या सब भार देखते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर पंच केदारों के बारे में, रुद्रनाथ कल्पेश्वर चमोली जिले में है, तुंगनाथ मद्महेश्वर केदारनाथ रुद्रनाथ जिले में स्थित है। पंच बद्री भी पढ़ लिए, ये पंच केदार भी आपने पढ़ लिए। कल्पेश्वर बद्रीनाथ समिति के अंडर आता है, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर, केदारनाथ ये सब केदारनाथ समिति के अधीन स्थित है। नक्शे में आपको दिखा दिया रुद्रनाथ कहाँ है, कल्पेश्वर कहाँ है। परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो अगर इनमें से या पंच केदारों में से, पंच बद्री में से बनते हैं, पंच बद्री में से तो वो उसके अंदर से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेता है, लेकिन पंच केदारों में से
जो 90% प्रश्न है वो यही बनता है कि तुंगनाथ किस जिले में स्थित है, मद महेश्वर किस जिले में स्थित है, कल्पेश्वर किस जिले में आता है। तो सीक्वेंस से इनको नोट कर लीजिए कि जो हमारा रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर है, ये दो केदार चमोली जिले में आते हैं। तुंगनाथ, मदमहेश्वर, केदारनाथ ये रुद्रनाथ जिले में आते हैं। अब इसके अतिरिक्त पंचबद्री हो गया, पंच केदार हो गया, फिर प्रमुख बिंदु आता है हमारा पंच प्रयाग। पंच प्रयाग आपको नाम याद आ रहा होगा, नदी तंत्र में पढ़ाया था। ये आपके सामने अलकनंदा नदी तंत्र के नोट्स, जब मैंने आपको ये नदी तंत्र में पढ़ाया हुआ था, एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। सतोपंथ हिमनद से निकली अलकनंदा या विष्णु गंगा और देवताल झील से निकली हमारी सरस्वती नदी, ये केशव प्रयाग माणा के पास मिलते हैं। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में से एक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे छोटे मोटे प्रयाग बहुत सारे हैं हमारे राज्य में, आपको सिर्फ पंच प्रयागों के नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते गए, ये रहा बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। आगे गोविंद घाट, सबसे पहले आता है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है पश्चिम धौली गंगा से। पश्चिमी धौली गंगा आती है धौलागिरी श्रेणी से। आगे चलकर ये जोशीमठ, अलकापुरी, ये सब एरिया को कवर करती है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी के साथ अलकनंदा मिलती है, बनाती है नंद प्रयाग। आगे बढ़ते हुए यही अलकनंदा नदी कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है और कर्ण प्रयाग बनाती है। चौथा प्रयाग हमारा रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग से, ये रुद्रप्रयाग जिले में आता है। और आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारी अलकनंदा नदी है, ये भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पर, जो कि टिहरी जिले में आता है। अब एक बार फिर से मैं आपको प्रयाग, जो 3 प्रयाग चमोली जिले में पड़ते हैं, वो नक्शे में दिखा देती हूँ, ताकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। ये सर्वप्रथम आपके सामने रहा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में मिलती है आपकी पश्चिम धौली गंगा और अलकनंदा नदी। आगे चलकर ये रहा हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से, ये अलकनंदा ही आ रही है। फिर तीसरा आता है हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से मिलती है बागेश्वर से आने वाली ये पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। यहाँ से आगे चली जाती है रुद्रप्रयाग जिले में। ये देखिए, यहाँ से आगे चली गई हमारी रुद्रप्रयाग जिले में। तो ये हो गए 3 प्रयाग जो चमोली जिले में पड़ते हैं। 5 बद्री पड़ते हैं, 2 केदार पड़ते हैं और 3 प्रयाग पड़ते हैं। पंच बद्री तो सभी उसमें आते हैं, 2 केदार आते हैं, ये बात याद रखेंगे, और 3 प्रयाग आते हैं। चमोली जिले में सबसे पहले तो ये प्रमुख स्थल रहे। आप चाहें तो इसका नोट्स भी ले सकते हैं, वैसे मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, पर कोई बच्चा नया जुड़ा है चैनल से तो वो देख लीजिए एक बार। विष्णु प्रयाग अलकनंदा पश्चिम धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा एवं नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर नदी। जो ऊपर के तीनों प्रयाग हैं यह चमोली जिले में स्थित हैं, यह तीनों चमोली में पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी मिलती है, ये रुद्रप्रयाग जिले में आता है। 5वां है देवप्रयाग, इम्पॉर्टेंट। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है टिहरी जिले में। देवप्रयाग से आगे ही यह गंगा के नाम से बहती है। तो आज की कक्षा में फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इन 3 बिंदुओं को देखिए, समझिए और नक्शे की सहायता से पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। नक्शे से पढ़ के आपको तो क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ये देखिए। एक तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है वो क्लियरली आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। दूसरी चीज़ जो आपको समझ में आ रही हो कि जैसे कोई ये अलकनंदा नदी है, तो अगर आपसे पूछ लेगा गोविंद घाट कहाँ पर है, आपसे पूछ लेगा पीपल कोटी कहाँ पर है, पांडुकेश्वर के पास कौन सी नदी है, तो आपको थोड़ा बहुत नक्शे में समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी जगह जो है वो किस नदी के किनारे है वो भी समझ में आ रहा होगा, स्थिति भी समझ में आ रही होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है।
ये सब इम्पोर्टेंट जगह है चमोली ज़िले की। इसके बारे में हम धीरे धीरे कल की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ही साथ पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूँगी, लेकिन आप सभी को वही दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कन्फ्यूज़ आपको करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको चीज़ें क्लियर कराऊँ, नक्शे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, चीज़ें वाक़ई में है किस दिशा में। कि परीक्षा में अगर बिंदु दे दिया जाएगा माणा कहाँ पर है, तो हाँ, आपने नक्शे में देखा है मेरे द्वारा पढ़ाया, तो आपको वो क्विकली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, मैंने माणा यहाँ पर देखा था, कल्पेश्वर कुछ इस साइड पे था, रुद्रनाथ कुछ इस दिशा पे था, भविष्य बद्री दूनागिरी के थोड़ा ऊपर था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसी प्रकार मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।